हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 37 है, टॉपिक नंबर 12 है। आज इस टॉपिक नंबर 12 में अपन स्टडी करेंगे लेखक परिचय के बारे में। ये वाली जो वीडियो है वो ओनली क्लास 12th वाले छात्रों के लिए, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, लेखक परिचय को अपन बाद में समझेंगे, इससे पहले कुछ चीज समझने के लिए है, उसको समझिए। यहाँ पे लिखा है आरोह भाग 2। ये आपकी बुक का नाम है जो क्लास 12th में है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है इसका भाग काव्य खंड, एक है इसका भाग गद्य खंड। काव्य खंड में से आते हैं बेटा कवि परिचय और गद्य खंड में से बेटा आते हैं लेखक परिचय। जो कवि परिचय है वो 3 नंबर का आता है। साथ ही इस कवि परिचय नाम का जो टॉपिक है इसमें से 2 नंबर की ओटियां भी आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो कवि परिचय नाम का टॉपिक है ये आपके लिए 5 नंबर देने वाला है। ठीक है, इस साल भी देगा, ध्यान रखना इस चीज की। इस 5 नंबर को प्राप्त करने के लिए, इन 5 नंबरों के लिए आप मेरा वीडियो नंबर 35 देखिए, यानी कि 35वें नंबर का वीडियो आप देख सकते हैं। वहां से आपको ये पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। उस वीडियो में मैंने बताया है कि ना कौन कौन से कवि परिचय इंपोर्टेंट हैं 2025 के लिए। साथ ही मैंने ये भी बताया है कोई भी कवि परिचय यदि आ भी गया गलती से, इंपोर्टेंट के अलावा आ गया, तो उसके लिए एक बेहतरीन मैंने ट्रिक बताई है आपको। आप उस ट्रिक को देख लेंगे तो कोई कवि परिचय छोड़ के नहीं आएंगे। साथ ही में कुछ ऑब्जेक्टिव्स में दिए हैं, 10 होंगे। 10 ऑब्जेक्टिव्स में से आपके 2 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है, ओटियां हैं, वो भी आपकी आ जाएगी। तो आपके लिए वो वाला वीडियो 35 नंबर का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जाकर के आप उसको देख लेना। ठीक है, साथ ही आज मैं बता दूं, आज इस वीडियो 37 जो नंबर का वीडियो है, इससे भी आपके 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा सबसे पहले कौन कौन से ऐसे लेखक परिचय हैं जो इंपोर्टेंट हैं। साथ ही मैं आपको लेखक परिचय की ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कोई भी लेखक परिचय अगर अदर से भी आ गया तो आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे। साथ ही 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा, उनमें से आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो सुनिए ध्यान से। पहले आपके इस साल 5 लेखक परिचय ऐसे हैं जो इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको 5 देने वाला नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही देने वाला हूं। ठीक है, एक लेखक परिचय आपको 3 नंबर देगा। मत सोचिए कि 3 नंबर क्या होते हैं, कुछ बच्चे ना इसको इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं 3 नंबर से क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, एक एक नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अगर आप एक एक नंबर जोड़ के चलेंगे तो आपके अच्छे नंबर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी चीज, आप एक नंबर की कीमत उस बच्चे से पूछ के देखिएगा जो एग्जाम में फेल हो गया हो। उसको पूछिए कि ना भैया एक नंबर कितना महत्व होता है, बता देगा कि मैं 1 नंबर से रह गया था, है ना। इसीलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ऐसे ही आपका एक एक नंबर जोड़ने से ही आपकी परसेंटेज बनती है। इसीलिए आप हर एक नंबर को महत्व दीजिएगा। 3 नंबर नहीं है, इस वीडियो से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। और सोचिए 5 नंबर कितने होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। तो इस प्रकार, धर्मवीर भारती और परेशनाथ रेणु, इस साल के लिए 2 ही इंपोर्टेंट दे रहा हूं मैं आपको। टोटली आपके 5 इंपोर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही दे रहा हूं। इन दोनों को आप करके जाइएगा, इससे आपका आउट नहीं जाएगा। साथ ही मैं आपको पहले इन दोनों को कराऊंगा, उसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप अगर कोई अदर से लेखक परिचय आ भी गया तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, बल्कि पूरे नंबर भी प्राप्त करके आएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, साथ में वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जिनसे आपके 2 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो को इसके बिना स्किप किए देखते जाना है ना, लगातार बिल्कुल एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत मजा आ जाएगा। देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन है अपना, धर्मवीर भारती अथवा परेशनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो देखिए, बता दूं, लेखक जो होते हैं इनका अपन साहित्यिक परिचय देते हैं, और जो कवि होते हैं उनका अपन काव्यगत परिचय देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इन दोनों में यहाँ पे लगाया अथवा। अथवा का मतलब है आप इसको भी कर सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको कोई सा भी इसमें से करना है, मान लो पहला करना है या दूसरा करना है, पर आपको ध्यान रहे आपको 3 बिंदु नीचे दिए गए हैं। ठीक है, साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। चाहे आप धर्मवीर भारती का देने जाएं तो आपको ये 3 हेडिंग बनानी पड़ेंगी, चाहे आप परेशनाथ रेणु जी का देने जाएं तब भी आपको 3 हेडिंग बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, धर्मवीर भारती और परेशनाथ रेणु, इनमें से मान लो कि आप पहला वाला करना चाहते हैं, तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे, आपके पास मान लो पेज है कॉपी का, ये बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत में क्या लिखना है आपको, उत्तर क्रमांक। अब जो भी यहाँ पे नंबर शो करेगा आपको, जो भी नंबर पे ये दिया हुआ क्वेश्चन, वो नंबर यहाँ पे होगा, उस नंबर को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो उत्तर क्रमांक 1 है यहाँ पे, तो मैंने 1 लिख दिया है, तो उत्तर क्रमांक 1 डाल दिया।
ठीक है। कौन सा वाला कर रहे हैं आप, धर्मवीर भारती का, तब ये काम करना है। साथ ही आपको धर्मवीर भारती का करने जा रहे हैं तो आप इनका बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख देंगे। अब मान लीजिए कि आप इनके अलावा इनका करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उत्तर क्रमांक डालिए और देखिए 1 लिखा है तो 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो भी नंबर होगा आप उसको शो कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। साथ ही आपको पीछे वाला कर रहे हैं ना, अथवा वाला, आप तो यहाँ पे पीछे लिख देंगे अथवा, ठीक है, आप पीछे अथवा लिख देंगे। साथ में यहाँ पर धर्मवीर भारती जी का नाम लिखा था, इसकी जगह पे आप फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम लिख देंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों की में। अब देखिए मैं पहले धर्मवीर भारती कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसको समझिए ध्यान से, है ना। इसमें आपको 3 हेडिंग बनानी है, एक तो है रचनाएं, एक है भाषा शैली, एक है साहित्य में स्थान। 1 नंबर की रचनाएं होती हैं, 1 नंबर की भाषा शैली होती है, 1 नंबर का साहित्य में स्थान होता है। सबसे पहले नाम लिख दूं मैं, कौन सी हेडिंग बनाऊंगा, सबसे पहले रचनाएं। 2 रचनाएं यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब 2 रचनाएं हेडिंग नहीं बनानी है आपको, हेडिंग बनानी है रचनाएं, ठीक है। रचनाओं में आपको इनकी कोई 2 रचना लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर 2 रचनाएं इनकी ले ली है। रचनाएं कौन सी है, नदी प्यासी थी और नीली झील, ये 2, एक रचना ये होगी नीली झील और एक जे नदी प्यासी थी, ठीक है। ट्रिक से आप याद भी रख सकते हैं, कोई व्यक्ति प्यासा होता है तो कहाँ पानी पीने जाएगा, झील में पानी जाएगा, झील में पानी पीने जाएगा। तो नदी जो प्यासी है वो कहाँ पानी पीने चली गई, झील में चली गई। याद हो जाएंगी 2 रचनाएं इनकी, क्या दिक्कत है इनको याद करने में। तो देखिए 2 रचनाएं आपको लिख देनी है धर्मवीर भारती जी की। तो नदी प्यासी थी और नीली झील आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना अगर आपने लिख दिया, 2 रचनाएं इनकी लिख दी, तो आपको 1 नंबर यहां से मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी इनकी हेडिंग बनानी है, कौन सी, भाषा शैली। तो मैंने हेडिंग बना ली भाषा शैली। इसमें क्या लिखेंगे, पहले बताएंगे भाषा के बारे में, इनकी भाषा क्या थी, फिर बताएंगे इनकी शैली के बारे में, इन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया है। तो देखिए भाषा में आपको कितना लिखना है, इनकी भाषा सरल और सहज है। इनकी भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ संस्कृत, देशज, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इतना क्लियर है, ये इनकी भाषा में लिख दिया मैंने, ठीक है, किस किस चीज का प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है। बात करते शैली कैसी है इनकी, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक और मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। इतना आपको शैली में इनकी में लिख देना है, इससे आपका 1 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग की बात करते हैं, साहित्य में स्थान। तो देखिए मैंने हेडिंग बना ली साहित्य में स्थान। इसमें क्या लिखने वाले हैं, नाम जो कवि का उसको लेखक का जो नाम है उसको लिख दीजिए। धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान है, या सर्वश्रेष्ठ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, धर्मवीर भारती कवि होने के साथ साथ, ये कवि तो थे ही थे, ठीक है, या कह सकते हैं लेखक तो थे ही थे ना, कवि होने के साथ साथ कथाकार, निबंधकार, एकांकीकार, संपादक थे। यानी कि देखिए कथाकार, निबंधकार जो होते हैं वो लेखक होते हैं, वो कवि तो कविता लिखता है तो कवि भी थे जे, ठीक है। यहाँ पे लेखक परिचय में इनका परिचय पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ये कवि भी थे और साथ में कथाकार, निबंधकार, एकांकीकार थे, इसीलिए इनको लेखक भी बोलते हैं। तो आप इनको लेखक परिचय में पढ़ रहे हैं तो आप इनको लेखक बोलिएगा, ठीक है, थे ये कवि भी, है ना, ध्यान दो। तो देखिए यहाँ पे फिर पढ़ लेते हैं एक बार, धर्मवीर भारती कवि होने के साथ साथ कथाकार, निबंधकार और एकांकीकार, संपादक थे, यानी कि ये तीनों गुण भी इनमें के अंदर थे, ठीक है। आगे, हिंदी साहित्य सदैव आपका रेडी रहेगा, आपका मतलब इसका धर्मवीर भारती जी का, तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं या आपका लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप लिख आते हैं तो आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। एक आपने समझ ली। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे अभी फणीश्वरनाथ रेणु जी की। ये किस प्रकार आपको लिखनी है, ये 2 ही मैंने आपको इंपोर्टेंट बताई है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, जिससे आपको कोई भी कभी पर्चा आ जाएगा तो आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि आपको पहला वाला ना करके दूसरा वाला करना है, यानी कि इसके अथवा के पीछे जो लिखा है ये वाला करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तब भी आपके पास मान लो ब्लैंक पेज है, ठीक है, तो आप उत्तर क्रमांक जो भी यहाँ पे नंबर है उसको डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे अथवा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अथवा, इस प्रकार, ठीक है। अब पीछे वाला कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे, कौन से लेखक का आप परिचय दे रहे हैं, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का दे रहे हैं तो इसका मैंने बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। अब वो 3 बिंदु हैं, 2 रचनाएं इनकी भी लिखनी पड़ेंगी आपको, भाषा शैली लिखनी पड़ेगी, साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिंदु यही रहने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग बना ली रचनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी 2 रचनाएं बोला के जा रहा है, 2 रचनाएं मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए रचना इनकी क्या है रेणु जी की,
जुलूस और मेला आंचल, मेला आंचल, जुलूस और मेला आंचल, ठीक है। तो देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका 1 नंबर बन जाता है। जुलूस और मेला आंचल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब देखिए बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा शैली में इनकी भाषा बतानी है, फिर आपको शैली बतानी है। तो इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ, इतना तो उसी में से है, ठीक है, तद्भव और देशज शब्दों को प्रधानता दी है। इन्होंने क्या किया है, खड़ी बोली के साथ साथ, खड़ी बोली का तो उपयोग किया ही किया है, साथ में तद्भव और देशज शब्दों को भी प्रधानता दी है, यानी कि मुख्य रूप से उसमें मिल जाएंगे, इनकी कोई भी रचना हो उसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही देखो इन्होंने अपनी भाषा में ग्रामीण मुहावरों और कहावतों के साथ साथ आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी कहीं कहीं इन्होंने अंग्रेजी के शब्द भी यूज किए हैं, कहीं कहीं उर्दू भाषा के शब्द भी यूज किए हैं, और ग्रामीण जो मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, इनका भी इन्होंने प्रयोग किया है। आगे देखिए, ये तो हो गई इनकी भाषा। बात करते हैं शैली कैसी है। तो इनकी रचनाओं में भावात्मक, वर्णनात्मक और मनोवैज्ञानिक शैली का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। इतना आपने लिख दिया भाषा शैली में। अब बात करते साहित्य में, स्थान बहुत छोटा है इनका। देखो रेणु जी ने हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया है। हिंदी साहित्य आपके इस योगदान को सदैव याद रखेगा। इतना आपको लिख देना है। आपके 3 नंबर पोजीशन ऑफ रेणु को अगर आता है तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बाई चांस मान लीजिए कि कोई गलती से, है ना, बोर्ड वाला भी होशियार है भैया, है ना, सब जानता है ना कौन कौन से इंपोर्टेंट है, पर कभी कभार वो क्या घुमाने के लिए, मान लो कि इन दोनों में से कोई नहीं आया, वो कोई तीसरा ही आ गया, या फिर आप इन दोनों को याद करके तो गए थे लेकिन आप भूल गए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे उस समय पे? उस समय पे आपको काम देगी मेरी ये वाली ट्रिक जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। अब ट्रिक क्या है उसको जानने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक से क्या होगा, कोई भी कभी परिचय आ जाएगा उसे आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि बोर्ड में आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया, जैनेन्द्र कुमार अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। आपने तो इन दोनों में से कोई भी याद नहीं किया, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? यहां से तो नंबर कटने वाले हैं हमारे, लेकिन नहीं, ट्रिक ये इसीलिए बनाई है कि ये ट्रिक आपको कोई भी नया परिचय आ जाएगा ना, किसी भी लेखक का परिचय पूछेगा, वो कोई नया हो जो आपने अभी तक याद नहीं किया, उसको भी आप इस ट्रिक के माध्यम से बना के लाएंगे। बस याद आपको क्या करना है, भाषा शैली में इतना याद कर लेना है और साहित्य में स्थान इतना याद कर लेना है। यही सबके लिए होने वाला है। कैसे, ध्यान समझने की आवश्यकता, समझिए। मान लो कि आपके सामने नया है बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, ब्लैंक पेज है आपके पास, उसमें आपको उत्तर क्रमांक डाल देना है इसी प्रकार से। और मान लो जैनेन्द्र कुमार का आप कर रहे हैं, तो इसका क्या करें, सबसे पहले नाम डाल देंगे जैनेन्द्र कुमार। मैंने आपको बताया थे कुल मिला के आपको 5 इंपोर्टेंट है इस साल, ठीक है। 3 आपके सामने जे लिखे हैं और 2 मैंने अभी आपको करा दिए, ठीक है। इन 5 से तो आउट किसी प्रकार से जाएगा नहीं। बाद बाकी मेरा कहना यही है कि उन दोनों में से आपका काम हो जाएगा, फिर ये ट्रिक आपके लिए काम करने वाली है। अगर आप उनको ही भूल जाते हैं तब भी आपकी ये ट्रिक काम करेगी। जैनेन्द्र कुमार मैंने नाम लिख दिया, अब मुझे चाहिए इनकी रचना है, ठीक है। सबसे पहले 2 रचनाएं मैं इनकी याद कर लूंगा। 2 रचनाएं मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जैनेन्द्र कुमार की कौन सी है, खेल एक रात, एक तो रचना है खेल, एक है एक रात। इसको आप याद रख सकते हैं। याद कैसे रखेंगे इसको, मान लो खेल हो गया, वो किसी रात को होने वाला है, तो एक रात ना एक खेल होने वाला है, ऐसे याद रख सकते हैं ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, खेल कोई एक रात है उसको होने वाला है, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की रचना, तो आपको याद कर लेनी है, सांध्य गीत और दीप शिखा। सांध्य माने है संध्या, संध्या माने शाम। अब शाम को आप क्या करते हैं, अंधेरा होने पर दीप जलाते हैं ना, तो आप इनकी रचना याद कर सकते हैं, सांध्य गीत और दीप शिखा, ठीक है। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनकी 2 रचनाएं कौन सी हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। दोनों ही रचना हिंदी साहित्य के ऊपर है। एक बार आदिकाल कर दो, एक बार भूमिका कर दो, आपको 2 रचनाएं इनकी याद हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए इन्हीं रचनाओं से अपन 3 नंबर कैसे प्राप्त करते हैं, सिर्फ ये रचना आपको याद कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार जी का लिख रहे हैं, तो इन रचना कौन सी है, खेल और एक रात। तो रचनाओं में अपन क्या लिखेंगे कि खेल और
एक रात, इस प्रकार से कोटेशन मार्क लगा दिया करो यहां पे थोड़ा सा, है ना। तो खेल और एक रात इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इस प्रकार से, ठीक है, रचनाएं हैं, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं 1 नंबर आपका बन जाता है। भाषा शैली में क्या लिखेंगे इनकी में, तो भाषा शैली सबके लिए सेम होने वाली है, चाहे जयेंद्र कुमार जी हो, चाहे महादेवी वर्मा जी हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो। कैसे, इनकी भाषा सरल और सहज है, इन्होंने अपनी रचनाओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली, यहां तक तो भाषा हो गई, अब इनकी शैली देखते हैं। इनकी शैली जो है वो भी विषयानुकूल है, विषयानुकूल है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक एवं वर्णात्मक शैली का उपयोग किया है। इतना आपको लिख देना है इनकी भाषा शैली में, ठीक है। 2 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। तीसरा नंबर देखिए, साहित्य में स्थान जब आप लिखने जाए तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो लेखक है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। लेखक कौन सा भैया, जैनेन्द्र कुमार, तो यहाँ पर लिख दूंगा जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यहाँ पर का लिखना भूल गया, जैनेन्द्र कुमार जी का, यहाँ पर का जोड़ देना, का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, आपके इस योगदान को हिंदी साहित्य हमेशा याद रखेगा। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपको 3 नंबर बन जाते हैं। ये ट्रिक आपको काम देगी, ये मैं बता रहा हूं, इसको लिख लेना, नोट कर लो, अभी कॉपी में कोई पेंसिल निकाल के बैठ जाया करो और साथ में नोट भी कर लिया करो, ठीक है। अब मान लीजिए कि ना जैनेन्द्र कुमार नहीं आए, आपका मन है कि मान लो महादेवी वर्मा जी आ गई, उसको करने का मन, तो कैसे करेंगे। महादेवी वर्मा तो लेखक नहीं है, लेखिका है, तो सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का क्या करेंगे, नाम डाल देंगे इनकी जगह पे, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है, नाम डाल दिया। इनकी रचनाएं कौन सी आपको याद कर लेनी है, सांध्य गीत और दीपशिखा। तो बस यहां पे क्या करेंगे बेटा, सांध्य गीत और दीपशिखा नाम चेंज कर देंगे, सांध्य गीत और दीपशिखा, दीपशिखा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली में क्या लिखेंगे, जो आपने अभी लिखी थी जैनेन्द्र कुमार की, वही भाषा शैली इनकी होने वाली, महादेवी वर्मा जी की। और साहित्य में स्थान पे जब आप जाएं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जैनेन्द्र कुमार जी के स्थान पे महादेवी वर्मा जी का नाम लिख देंगे, महादेवी वर्मा, ठीक है जी का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, आपको आपके इस योगदान को हिंदी साहित्य हमेशा याद रखेगा। इतना आपने कर दिया, आपके यहाँ से भी 3 नंबर हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस डाउट का आंसर दूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आ गया, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख देना है, रचनाएं उनकी 2 लिख देनी है, और जी भाषा शैली रहने वाली है और जी साहित्य में स्थान रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ ये ट्रिक खत्म होती है। ये ट्रिक आपको ना कोई भी नंबर कटने नहीं देगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। ये आपको जब आप भूल रहे हैं तब भी मदद करेगी, साथ में नया कोई आ गया लेखक परिचय तब भी आपको मदद करेगी, ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना मेरे को, अच्छी लगी हो तो अच्छी बोलना, बुरी लगी हो तो बुरी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, ठीक है। अब मैं आपको इस लेखक परिचय जो टॉपिक है इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनको बताने जा रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताता हूं, जिससे आपके 2 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव थे ना बताए थे मैंने अभी, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपके सामने 6 दिख रहे हैं, लेकिन ये 6 नहीं है, ये कुछ ज्यादा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, 15-16 जो भी होंगे अपन इनको याद करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आपको ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूं, बोर्ड ने ये कंफर्म नहीं किया कि इसमें से 2 नंबर का आएगा, कि 3 नंबर का आएगा, कि 4 नंबर का आएगा, पर इतना मैं जानता हूं 2 नंबर का तो कम से कम इसमें से ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। बाद में हो सकता है 4 नंबर का आ जाए, हो सकता है 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाए। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जो आपकी बात करें क्लास 10th की और 2024 के पेपर की, कभी पर्चे उसमें से 1-2 नंबर के पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, कभी पर्चे नाम का जो टॉपिक है उसमें से 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता था, लेकिन इस बार 2024 में उसने 9 नंबर के ऑब्जेक्टिव उसमें से पूछे हैं। तो ये बोर्ड कभी फिक्स नहीं करता कि हम इसमें से 2 नंबर के देंगे। हाँ, ये कंफर्म है कि लेखक पर्चे जो है वो 3 नंबर का ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के आएंगे, ये कंफर्म नहीं है।
हो सकता है 2 के आए, हो सकता है 5 के आए, हो सकता है 7 के आ जाए। इसीलिए इंपोर्टेंट आपके लिए जैसे लेखक परिचय है वैसे ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जल्दी से देख लेते हैं इनको। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? तो कौन है सरस्वती भैया? तो यह महादेवी वर्मा जी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? यहां देखिए फिर से समझिए एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? तो आपका आंसर होगा बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या किया है, इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए किसे कहा जाता था? तो महादेवी वर्मा है ना। किसने कहा ये बात इनसे? इन सबसे पहले इनको किसने कहा ये बात? तो ये बात कही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि महादेवी वर्मा जो है वो कुछ कवि थे, 2 कवियों को अपना भाई मानती थी। ठीक है, तो वो 2 कवि कौन से हैं जिनको महादेवी वर्मा जी ने आजीवन राखी बांधी? तो इनमें नाम आता है समुद्रानंदन पंत जी का और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, तो इन दोनों को ना क्या किया था, महादेवी वर्मा जी ने आजीवन राखी बांधी थी, यानी कि उनको आजीवन अपना भाई माना था। 3 ओटियां क्लियर हो गई। फिर से देख लेते हैं, ये विशाल मंदिर सरस्वती किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। ठीक है, 2 कौन से कवि हैं जिनको अपना भाई मानती है महादेवी वर्मा? तो सुमित्रानंद पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनको इन्होंने क्या किया था? आजीवन राखी बांधने का काम किया था। क्लियर हो गए 3 ओटी। आगे बढ़ जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? क्लियर, पहले पूछा क्या गया, प्रथम उपन्यास, पहला उपन्यास कौन सा है? तो आंसर देना है आपको परख। कौन सा देना है? परख देना है। ठीक है, अब पूछ लेता है कभी कभी कि जैनेन्द्र कुमार की माता जी का नाम क्या है? तो माता का नाम पूछेगा रमा देवी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी का नाम है खेल। क्या नाम है? खेल। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि खेल कहानी को प्रकाशित किसने किया? कौन सी पत्रिका ने इसको प्रकाशित किया? तो विशाल भारत पत्रिका ने क्या किया था, इनकी पहली कहानी को, जो इसका नाम क्या है खेल है, उसको प्रकाशित करने का काम किया था। किसकी है पहली कहानी? जैनेन्द्र कुमार जी की है। क्लियर है, यहां से भी कुछ ओटियां आपकी बन जाती हैं। आगे देखते हैं, दूसरी जो अगली ओटी है वो भी जैनेन्द्र कुमार जी के ऊपर ही है। जैनेन्द्र कुमार को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? दिमाग में रखने वाला है, पद्म भूषण। कौन सा मिला? पद्म भूषण। यहां से इनके ऊपर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बचपन का नाम क्या था? जैनेन्द्र कुमार जी के बचपन का नाम क्या था? तो आनंदी लाल। तो यहां से कुल कितनी ओटियां बनी? ये 3 तो अलग हो गई। यहां से कितनी बनी? ये देखिएगा, प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख है। माता का नाम क्या है? रमा देवी है। पहली कहानी कौन सी है? खेल है। किसने प्रकाशित किया? विशाल भारत पत्रिका ने प्रकाशित किया। कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण मिला। बचपन का नाम क्या है? आनंदी लाल। ये 4-5 ओटियां हैं, 5 है वो इनके ऊपर बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु जी का मतलब यहाँ पे क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु जी से है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? देखो इनका पहला पढ़ लिया अपन ने, अब पढ़ेंगे किसका? रेणु जी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल। ठीक है, इनके ऊपर 2 ओटियां बनती हैं। पहली ओटी क्या है कि पहला उपन्यास कौन सा हो? तो मैला आंचल। ठीक है, पुरस्कार कौन सा मिला? पद्मश्री मिला। इनको कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला था। इनको कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है, 2 ही ओटियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा, ये जो उपन्यास है वो किसने लिखा? लेखक इसके कौन है? धर्मवीर भारती है। ठीक है, अब धर्मवीर भारती के ऊपर एक तो ओटी यही बन गई कि सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने। अब पूछ लेता है कि धर्मवीर भारती का सदाबहार उपन्यास कौन सा है? तो सदाबहार माने सदा चलने वाला, तो गुनाहों का देवता। कौन सा है? गुनाहों का देवता। ठीक है, 7वां घोड़ा जो उपन्यास है वो किसका? धर्मवीर भारती का है। और सदाबहार उपन्यास कौन सा है इनका? गुनाहों का देवता है। ठीक है, अगर हम बात करें पुरस्कार कौन सा मिला? तो पद्मश्री मिला। ठीक है, इससे पहले जो आए जैनेन्द्र कुमार जी कौन सा मिला है? सॉरी, रेणु जी कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी कौन सा मिला है? पद्म भूषण मिला है। तो इनको पद्म भूषण, इनको पद्मश्री और इनको भी पद्मश्री। ठीक है, अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था? तो वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है। विवाह किसके साथ हुआ इनका? भगवती देवी। माता का नाम क्या था? ज्योतिकली देवी। ठीक है। अगर बात करें प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है उनका? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। पुरस्कार कौन सा मिला है? पद्म भूषण। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पुरस्कार कौन सा मिला है? पद्म भूषण मिला है ना। धर्मवीर भारती को कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है। रेणु जी को कौन सा मिला है? तो इनको मिला है पद्मश्री। और जयेंद्र कुमार जी को कौन सा मिला है? पद्म भूषण मिला है। तो कुल मिलाकर के हमने कितने इसमें लेखक देख लिए? देखिए, एक तो है जयेंद्र कुमार, एक है रेणु जी, एक है धर्मवीर भारती, है ना, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारों को पुरस्कार मिला है। भैया महादेवी वर्मा जी कैसे रह जाएंगी? महादेवी वर्मा जी के ऊपर ही बात कर ली थी अपन ने। तो जानकारी के लिए बता दूं, इनको पुरस्कार जब पूछा जाए तो बोलना ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दिमाग में रखना आप। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ मिला है। जयेंद्र कुमार जी को कौन सा मिला है? देखो पद्म भूषण मिला है। रेणु जी को कौन सा मिला है? देखो पद्मश्री मिला है। और सूरज का सातवां घोड़ा यानी कि धर्मवीर भारती कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। और इनको भी कौन सा मिला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण मिला है। ये आपको कुछ ओटियां हैं 10-15 जो भी होंगी, 12-15-16, है ना, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में बढ़िया वीडियो आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे, है ना, समझ गए ना आप, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। और साथ में बता दूं, नए हो अगर चैनल पे मेरे पे तो आप सब्सक्राइब भी करें। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये सब जो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ उसकी सभी की पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो आप वहां से क्या है, पूरा सिलेबस जो है एक लिखित रूप में आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब वेट करिए थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी। ठीक है, जल्दी आएगी। और जल्दी आपकी हिंदी भी खत्म हो जाएगी। बस बिल्कुल एंड चल रहा है हिंदी का, ये समझिए ना। कुछ वीडियो और आएंगी फिर आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, काव्य रस, छंद, अलंकार, शब्द शब्दगुण, इनकी जो ओटियां हैं वो भी जल्दी आ जाएंगी। और क्वेश्चन आंसर जो ओटियां बनती हैं वो भी जल्दी आ जाएंगी। कुछ वीडियो भी आएंगी लगातार, तब ना आपकी ओटियां कंप्लीट हो जाएंगी। पूरा सिलेबस करा के मैं आपको दूंगा। 90+ नंबर की मेरी गारंटी है अगर आपने पूरा सिलेबस मेरा किया होगा तो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है।